तो नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल। किस पे बेस्ड? जो हमने पढ़ा था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लास्ट चैप्टर, मतलब लास्ट वीडियो में, फिजिक्स की प्लेलिस्ट में। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं रिकैप कर देता हूँ जरा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल था क्या बेसिकली। देखो, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बोलता है कि अगर कोई चार्ज है Q1, कोई चार्ज है Q1, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, सारा का सारा चार्ज मैं पॉजिटिव ले रहा हूं, मान के चलना ये Q1 है और एक चार्ज हमारे पास Q2। तो हमने देखा था Q2 क्या करेगा, Q1 को रिपेल करेगा, मतलब इस डायरेक्शन में मान लो F2 फोर्स लगा दिया, ठीक है, फोर्स ऑफ 1/2, ठीक है, 2 के द्वारा 1 पे लगाया गया फोर्स को F(1) और F(1)(2) लिख के डिनोट करते हैं। और ये वेक्टर साइन है, मैंने ये वेक्टर सा क्या मतलब लाइन दिया। अब मान लो हमारे पास एक और चार्ज है Q3, ठीक है, Q3 भी तो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा ना, ठीक है। तो ये हमारा फोर्स हो गया F13। मान लो और भी चार्ज है Q4 भी इस पे फोर्स लगाएगा, मतलब ये F14 लिख दिया मैंने। तो ये सारा मतलब इस तरह से बहुत सारे चार्ज हैं, वो सारा चार्ज क्या करेगा दोस्तों, इस पे फोर्स लगाएगा। तो ओवरऑल फोर्स क्या होता है? तो ओवरऑल फोर्स इसमें बताया गया कि जो ओवरऑल फोर्स होता है ना, मतलब इस चार्ज पे लगने वाला जो ओवरऑल फोर्स होता है, जो आप कह सकते हैं रिजल्टेंट फोर्स, इन सब का वेक्टर सम होता है। मतलब देखो, Q2 इस पे F12 फोर्स लगा रहा है, प्लस Q3 इस पे F13 फोर्स लगा रहा है, प्लस Q4 इस पे F14 फोर्स लगा रहा है। तो इन सब का एक वेक्टर सम होता है। ये है हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। दोस्तों, यहां बहुतों लोगों को एक डाउट होती है, एक गलती कर बैठते हैं। वो गलती क्या है? सपोज करो ऐसा आपको दिया हुआ है कि ना भैया, ये Q2 इस पे लगा रहा है 3 न्यूटन का फोर्स, ठीक है, ये इस पे लगा रहा है 5 न्यूटन का फोर्स, ठीक है, और ये इस पे लगा रहा है 6 न्यूटन का फोर्स। तो बताओ नेट फोर्स क्या होगा? तो बोलेगा यार भैया ने बताया था F12, F13, F14 इन सब का समेशन होता है टोटल फोर्स। तो फटाक से आप बोलोगे 3, 5, 8, 6, 14 न्यूटन लगेगा भैया टोटल आंसर इसका, यानी इस पॉइंट पे लगने वाला टोटल फोर्स। तो भैया तो ये हो जाएगा रॉन्ग आंसर। ये वेक्टर सम है, कोई स्केलर सम नहीं है जो आप सीधा ऐसे कर दिए। समझ में आया मेरी बात? ये क्या है? वेक्टर सम है, और ये हमारा स्केलर सम होता है जो टोटल फोर्स को जोड़ दिया। तो ये गलती मत करना। तो कहोगे यार वेक्टर सम हमने तो सुना ही नहीं है, ये पढ़ा ही नहीं है। तो दोस्तों, ये चीज एक 11th में पढ़ना था, वेक्टर सम। तो आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के न्यूमेरिकल्स बनाने जा रहे हो, तो आपको वो चीज सबसे पहले आनी चाहिए कि वो वेक्टर क्या होता है, वेक्टर को हम सम कैसे करते हैं, हमें वेक्टर, अब बताओ इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, इसका सम हम कैसे करेंगे। तो आपको वेक्टर आना चाहिए। अगर बिना वेक्टर के आप बना नहीं सकते हो इस क्वेश्चन को। तो मैं आपके लिए ना पहले मैं वेक्टर का थोड़ा थोड़ा क्या मतलब डिस्क्रिप्शन दे ही देता हूं, ताकि आपको थोड़ी दिक्कत ना हो इस पोजीशन में। तो मैं पहले आपको वेक्टर समझा देता हूं क्या होता है। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट हाँ इतना बता दूंगा कि आपको समझ में आ जाएगा वेक्टर बेसिक्स आप अप्लाई कैसे करते हैं क्वेश्चन पे। तो वेट एंड वॉच। तो मैं वेक्टर बना रहा हूं सबसे पहले। देखो, वेक्टर जरा सा समझना दोस्तों, अच्छे से समझना, ढंग से समझना वेक्टर। सपोज करो मैं वेक्टर क्या बताने जा रहा हूं, वेक्टर का यूज हम क्यों करते हैं। सपोज करो ये यहां पर कोई चार्ज है, मतलब कुछ भी है, चार्ज की बात छोड़ दो, भूल जाओ, कुछ चार्ज है। यहां पर कोई आदमी खड़ा है, मतलब यहां पर कोई डब्बा है, ये डब्बा है। एक आदमी आया, इधर से रस्सी पकड़ से वो इधर से खींचने लगा, ठीक है, यानी वो इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, ठीक है। आर यू गेटिंग मी? ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, मैंने इसको F1 बोल दिया, सपोज करो, ठीक है। अब एक बंदा और है, वो ना इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, ठीक है। एक बंदा इस डायरेक्शन में फोर्स, चलो आप हो गया 90 डिग्री सीधा ले लिया, छोड़ो आप, इसमें थोड़ा इसको मैं करूंगा, ये केस, ये केस आपको करूंगा, आप समझो। ये एक बंदा है जो F1 डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, और एक बंदा है जो इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, ठीक है। ये F2 है, इसके बीच का एंगल थीटा है, ठीक है। तो हम बोलेंगे नेट फोर्स क्या होगा भाई, आप समझो क्या होगा नेट फोर्स। तो एक ना ट्रिंगल थ्योरम, ऐसे सिंपल समझ लो, अगर दो फोर्स ऐसे लग रहे हैं तो इनके बीचों बीच कोई जाएगा नेट फोर्स, मतलब जस्ट लाइक दिस, ये हमारा नेट फोर्स होगा।
तो ये एंगल कितना होगा, कितना ये एंगल पे जाएगा नेट फोर्स, इन सब के बारे में, और ये नेट फोर्स ओवरऑल कितना होगा, ये सब की जानकारी हमें देता है वेक्टर सम। क्योंकि अब इसको बोलते हैं रिजल्टेंट। अब समझो पहले मेरी बात को, क्या मैं बोलना चाह रहा हूं, इसको भाई हटाओ। अब देखो ये प्रॉब्लम हमारे पास आई कि एक बंदा है, यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, उस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, और एक बंदा इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, तो दो फोर्स यहां पे लग रहे हैं। तो अब बताओ, अगर यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो डब्बा ही रखा हुआ है, एक बंदा इधर से खींचा, एक बंदा इधर से खींचा, डब्बा किधर जाएगा, ना तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा, ना तो उस डायरेक्शन में जाएगा, बल्कि एक इधर ही कुछ डायरेक्शन में चला जाएगा, जिसको वो जाएगा रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये जो हमारा फोर्स होता है वो रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन होती है, और इसी डायरेक्शन में डब्बा जाएगा। तो सबसे बड़ा सवाल यहां उठता है, भैया रिजल्टेंट फोर्स निकाले कैसे, डायरेक्शन क्या होगा रिजल्टेंट फोर्स का। तो डोंट वरी, आई एम हेयर टू टेल ऑल द थिंग्स अबाउट इट, आई एम गोइंग टू क्लियर ऑल द डाउट रिलेटेड टू दिस वेक्टर। तो आइए सबसे पहले मैं थोड़े मैथ्स पे चलूंगा इसको करने से पहले। देखो दोस्तों, रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, ये समझो। मैं ना एक चीज कर रहा हूं, अब तो फिगर में हिसाब से बना देता हूं जरा सा। ये हमारा एक फोर्स था जो एक बंदा लगा रहा था इस डायरेक्शन में, F1 फोर्स, इस डायरेक्शन में एक बंदा F2 फोर्स लगा रहा था। ठीक है, थीटा एंगल पे लगा रहा था वो बंदा इस ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, अब ना ऑब्जेक्ट इधर गया ना उधर गया, ऑब्जेक्ट बीचों बीच चला गया, तो उस रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन, उस मतलब जो बीचों बीच गया, रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, और रिजल्टेंट फोर्स होगा कितना। देखो एक चीज करते हैं दोस्तों, इस वेक्टर को सॉल्व करने के लिए ना क्या करते हैं, इसको, ये जो वेक्टर आपको दिख रहा है F2, इसको मैं खिसकाते खिसकाते यहां ले आता हूं जरा सा, देखो जस्ट यूं, ये वही F2 वाला वेक्टर है, सॉरी F2 है ये यही F2 वेक्टर है जिसको हमने खिसका के यहां तक ले आया। अब आपने कहा कि ये खिसका के लाया क्यों, तो बेसिकली इससे हमें रिजल्टेंट फोर्स की जानकारी मिलती है। देखो ये एरो इधर डिनोट कर रहा है, ये एरो इधर डिनोट कर रहा है, तो इसके जस्ट अपोजिट एरो लगा दो इस तरह से, तो यही हमारा रिजल्टेंट फोर्स होता है। रिजल्टेंट फोर्स समझ में आ गया क्या होता है दोस्तों, ये हमारा F1 डायरेक्शन है, ये हमारा F2 का डायरेक्शन है, तो ये जो होगी हमारे रिजल्टेंट डायरेक्शन होगी। तो कहने का मतलब क्या है, इसको खिसकाते हुए यहां तक ले जाओ और इस टेल से इसके हेड को मिला दो एरो को, तो ये जो डायरेक्शन होगा वो हमारा रिजल्टेंट फोर्स का, ये जितनी भी लंबाई होगी वो हमारा रिजल्टेंट फोर्स होगा। अब जरा सी बात करते हैं यार, ये लंबाई कैसे निकाले, दिस इज आल्सो ए प्रॉब्लम। हमें तो यही निकालना है भाई, रिजल्टेंट फोर्स की लंबाई, मतलब किस डायरेक्शन में जाएगा रिजल्टेंट फोर्स, कितना लगेगा रिजल्टेंट फोर्स। तो आइए दोस्तों एक काम करते हैं, इसके लिए जरा थोड़ा मैथ लगा दे इसमें। अब इस वेक्टर को मैं आगे खिसका रहा हूं, इस तरह से आगे खिसका दिया, और इसके टॉप से मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया। ठीक है, अब बताओ ये जो पूरा वेक्टर था ये थीटा एंगल बना रहा था, मैंने बस इसको खिसका करके यहां लाया हूं ना। अब ये दोनों पैरेलल हैं, ये एक तरह से ट्रांसेक्टर लाइन, मतलब तिर्यक रेखा है, तो ये थीटा, तो ये भी थीटा होगी ना, ऑब्वियस सी बात है। समझ में आया यहां तक। अब सपोज करते हैं दोस्तों, ये हमारा वेक्टर, ये तो हमारा वेक्टर F1 है, ये हमारा वेक्टर F1 है। ठीक है, और ये वाला जो हमारा है, ये वाला है, ये हमारा वेक्टर F2 है। ठीक है, सपोज कर लेते हैं कि इतना जो है ना लंबाई, ये हमारा x है और ये हमारा y है। ठीक है, ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, ये निकालना है r। तो देख लो, अगर हमने इसे परपेंडिकुलर जाना तो ये 90 डिग्री तो होगा ना। अब सोचो, हम इस r को जब निकालने जाएंगे, हमको क्या चाहिए, इस पूरे ट्रिंगल में अगर हम कोई पूरा नीचे वाला, मतलब दिस लंबाई प्लस दिस लंबाई ये पता चल जाए, प्लस दिस का स्क्वायर कर दे, तो पाइथागोरस थ्योरम से r निकल जाएगा। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमको y और x की वैल्यू निकालना। तो दोस्तों आओ जरा कैसे निकालेंगे यहां से y और x की वैल्यू। देखो इस ट्रिंगल में cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इस ट्रिंगल से cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, b/h होता है। तो थीटा के लिए तो b हमारा ये होगा ना, x बाय मैग्नीट्यूड ऑफ F2। ये जो F2 फोर्स है, अब मैं इस पे वेक्टर लगा देता हूं ना इस तरह से, मॉडुलस, तो मॉडुलस हो जाता है F2 का जो भी मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, तो आपने cos थीटा निकाल लिया, यहां से आप x की अगर वैल्यू निकालोगे तो आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ F2 इंटू cos थीटा। आई होप आपको यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी।
अब सोचो ये x की वैल्यू तो निकल गई, f1 के मतलब इसकी वैल्यू तो हमारा इसका मॉड हो जाएगा, ठीक है। हमें चाहिए y की वैल्यू, तो कोई दिक्कत नहीं भैया, y की वैल्यू लगाने के लिए साइन थीटा लगा देंगे। तो हमारा साइन थीटा क्या हो जाएगा जरा दोस्तों, तो y बाय f2 हो जाएगा ना। तो यहां से अगर y की वैल्यू निकालोगे तो f2 y की वैल्यू निकालोगे तो f2 साइन थीटा आ गया, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब देखते दोस्तों, अब जरा हम इस पाइथागोरस थ्योरम से इस r की वैल्यू निकालते हैं। ये जो लंबा वाला r है, तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इजकल टू, ये वेक्टर है ना पूरा, इस पूरे r का स्क्वायर को इस तरह से मॉड में लिखेंगे, या r वेक्टर का मॉड मतलब वो r का स्क्वायर हो गया। तो दिस इसको नाम दे देते हैं ए बी सी, तो ए बी स्क्वायर, तो ए बी में क्या आ जाएगा f1, देखो जरा ध्यान से देखना मैं क्या लिख रहा हूं, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब एक ए बी की वैल्यू क्या है दोस्तों, ये f1 प्लस एक्स, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं f1 प्लस एक्स, f1 प्लस ये जो x है, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, का होल स्क्वायर, और BC हमारा क्या है दोस्तों, y का स्क्वायर। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। अब जरा देखो f1 की वैल्यू रख दो, कुछ नहीं है, f1 की वैल्यू तो है ही नहीं, तो हम सीधा f1 ही छोड़ रहे हैं इसको, तो हमने रख दिया यहां पर f1, ठीक है, प्लस x की हमने क्या वैल्यू निकाली है, f2 cos थीटा, तो हम यहां पर रख दे रहे हैं f2 cos थीटा, ठीक है। अब इस पूरे का कर दो होल स्क्वायर, और हमने y की क्या वैल्यू निकाली दोस्तों, y की वैल्यू हमने निकाली है f2 sin थीटा, तो हम इसकी जगह रख देंगे f2 sin थीटा और इस पूरे का होल स्क्वायर। यहां तक समझ में आया सबको। अब देखो, अब क्या कर रहा हूं, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ रहा हूं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, तो हो गया f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, यहां से प्लस 2f1 f2 cos थीटा, ठीक है, और यहां से निकालोगे तो f2 का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। एक चीज देखो दोस्तों, f2 का होल स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, f2 का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों को अगर यहां से मैं f2 कॉमन ले लूं तो यहां से आएगा, अगर मैं यहां से देखो, यहां से मैं f2 और f2 कॉमन ले लूं, यहां से आएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू हो जाती है 1, जिसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, जरा सा यहां मैं लिख रहा हूं, देखो यहां इस चीज को मैं यहां लिख रहा हूं, ये हमारा f1 हो गया, f1 का स्क्वायर, ये हम क्या लिखा है रिजल्टेंट फोर्स, ये वाला फोर्स f1 का स्क्वायर प्लस, इसको करोगे इन दोनों को सम करोगे तो हमारा आ जाएगा f2 का स्क्वायर प्लस, ये हमारा बच गया 2f1 f2 cos थीटा, 2f1 f2 ये दोनों का मैग्नीट्यूड है cos थीटा, ये हमारा आ गया रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। रिजल्टेंट फोर्स समझ में आ गया कैसे निकाले दोस्तों, सिंपल सी बात समझ लो, रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, अगर f1 f2 दो फोर्स है उनके बीच का एंगल थीटा है, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है दोस्तों, f1 का यानी f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर प्लस 2f1 f2 और जो भी बीच का एंगल है। यहां तक आपको क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना, इस वेक्टर तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब चलते हैं दोस्तों, यार ठीक है मैंने इस r का जो मैग्नीट्यूड होगा इतना होगा, बट सवाल अभी भी है, ये r तो वेक्टर है, तो इस वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, तो दोस्तों ठीक है, तो वेक्टर का जो डायरेक्शन हम रिलेट करके बोलते हैं एंगल के साथ। जैसे कि देखो ये r कितना एंगल से गया, मान लो ये अल्फा एंगल से गया है, ठीक है, ये अल्फा एंगल से गया है ऊपर की ओर, तो ऑब्वियस सी बात है कि अल्फा निकाल लो, आपको पता चल जाएगा कितना एंगल पे गया। और अल्फा निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो tan अल्फा लगाओ इस बड़े वाले ट्रिंगल में, मैं रेड कर दे रहा हूं इसको, ये जो बड़ा वाला ट्रिंगल है जिसपे मैं रेड घुमाया हूं, मतलब ABC में, तो जब tan अल्फा क्या होता है P/B, P हमारा y हो जाएगा इसके लिए, और B हमारा ये हो जाएगा f1 प्लस एक्स। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ना।
अब y की वैल्यू हमने क्या देखा दोस्तों, y की वैल्यू है f2 sin थीटा। y की वैल्यू क्या आई हमारे पास, f2 sin थीटा, और f2 sin थीटा इसका मॉडुलस लेना है बारो, ये मॉडुलस लेना है एक्चुअली इसका, क्योंकि हम इसकी वैल्यू रख रहे हैं ना, और यहां पर है हमारे पास f1 प्लस x की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, f2 cos थीटा। ठीक है, तो यहां से ये हमारा एंगल निकल गया tan अल्फा। अब अल्फा की वैल्यू निकालोगे तो tan को उधर भेजना, tan इनवर्स। बेसिकली आपको इतना समझ में आना, तो ये आपको समझ में आया कि ये कितना एंगल पे जाएगा, इस एंगल से जाएगा। कहेगा यार हमें नहीं मालूम, हमको चाहिए ये f2 से कितना एंगल पे इसका रिजल्टेंट होगा। बड़ी ये मान लेते हैं ये बीटा एंगल है, होते हैं ना, बड़ी चुल मची होती है बहुत को कि अल्फा से हम क्यों निकाले भाई, तुमने इससे बताया नीचे वाले से, बता ऊपर वाले से क्या होगा। टास्क फॉर यू, बहुत आसान है, मैं सीधा लिख रहा हूं इसकी वैल्यू। अब देखो जब ये रिजल्टेंट वेक्टर जब f1 के साथ एंगल बना रहा था तो क्या आया था, बना एंगल f1 के साथ रहा है, तो ऊपर में क्या आया, f2 sin थीटा। तो अगर इस बीटा की हम बात करें ना, अगर बीटा के केस में निकालना हो, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, मैं जब 11th पढ़ा था मैं आपको प्रूफ भी करके दिखाऊं, मैं थोड़ा टाइम को सेव कर रहा हूं एक्चुअली, वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए। 11th वाला वीडियो देखना, मैं पूरा डिटेल से करूंगा इसको, हालांकि मैं यहाँ पर सीधा सीधा लिख रहा हूँ। अगर इस बोले इस फोर्स से कितना नीचे की डायरेक्शन में होगी, तो ये बीटा की डायरेक्शन में होगी। तो बीटा के केस में देखो देखो, जब पहले ही समझो, अल्फा वाला एंगल किसके साथ बन रहा था, आर वेक्टर का f1 के साथ बन रहा था, तो f1 sin अल्फा नहीं आकर के f2 sin अल्फा sin थीटा आ गया ना, जो सॉरी ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं। अगर ये बीटा एंगल की बात करें तो ये f2 के साथ बन रहा है। देखो जब f1 के साथ बन रहा है था तो f1 के को छोड़ करके f2 sin थीटा आया, जब ये r एंगल f2 के साथ बनाएगा तो यहां पे आ जाएगा f1 sin थीटा। जिस f2 sin थीटा था तो नीचे f2 cos थीटा था, तो यहां लिख दो f1 cos थीटा, और यहां f1 था तो यहां लिख दो f2। दिस इज जस्ट लिटिल बिट डिफरेंस व्हेन एंगल विल बी चेंज, अल्फा और बीटा। तो दोस्तों पहले मैं यहाँ ये बताना बहुत जरूरी था, अगर ये नहीं बताता तो आपको समझ नहीं आता चीजें। आगे मैं जो सुपर पोजिशन के क्वेश्चंस करूंगा, चाहे मैं एक क्वेश्चन अभी करूं या आगे मैं लास्ट में जब मैं कराऊंगा, तो इन शॉर्ट में आपको इसका एक समरी दे देता हूं कि आपको मेन क्या रखना है। इतना बड़ा आपको करना है नोट तो कर लो, मैं एक समरी दे देता हूं आपको बेसिकली। ठीक है, समरी क्या है दोस्तों, समरी हमारा यही है कि मान लो कि ये सॉरी थोड़ा ऐसे बनाता हूं, मान लो कि आपके पास दो वेक्टर है, ये हमारा f1 वेक्टर है, ये हमारा f2 वेक्टर है। ठीक है, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा ना इसके बीचों बीच जाएगा, इससे अल्फा एंगल बनाते हुए जा रहा है, इससे बीटा एंगल बनाते हुए जा रहा है, मतलब ऐसा समझ लो ये हमारा रिजल्टेंट है। तो इस रिजल्टेंट की वैल्यू क्या होती है, रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू होती है ये क्या होती है, सॉरी इसका अंडर रूट भी करोगे ना, ये रिजल्टेंट का स्क्वायर आया था तो स्क्वायर का ये अंडर रूट हो जाएगा बेसिकली पूरा। तो रिजल्टेंट की वैल्यू होती है अंडर रूट f1 का स्क्वायर प्लस इस f2 का स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा। अंडरस्टैंड, समझ में आ गया, ये हमारा r होता है। और अल्फा की वैल्यू क्या होती है, सिंपल सी बात हो, अगर r अल्फा के मतलब f1 के साथ निकाल रहे हो तो क्या आएगा ऊपर, f1 के साथ निकाल रहे हो तो f2 sin थीटा ऊपर आएगा, f2 sin थीटा, और f2 sin थीटा है उसी का cos थीटा नीचे आ जाएगा, प्लस में जिसके लिए निकाल रहे थे f1 के साथ है तो f1 यहाँ आ जाएगा। और बीटा वाले केस में आप देख लो, तो यही तीन समरी है जो आपको ध्यान में रखना है, ज्यादा यूज तो आपको इसका होगा। ठीक है, इसका यूज हम डायरेक्शन निकालने के करेंगे वेक्टर का। तो बस आज का वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा अगर मैं आपको आज ही न्यूमेरिकल कराऊंगा, तो चलो ठीक है, वीडियो लंबी ना हो जाए तो आज भी इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल्स कर लेंगे। बट आई विल सी यू सून, थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल, क्योंकि ऐसे ऐसे टॉपिक्स अब आपको रोज मिलेंगे। बाय।